जी जनाब, अब हम लोग बात करने लगे हैं कि किस तरीके से हम लोग एसेट को सब्सीक्वेंट टू द इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन रिकॉर्ड करते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सब्सीक्वेंट टू द इनिशियल रिकग्निशन क्या होता है, तो इसके लिए हमें ये बात करनी है कि IAS 16 क्या कहता है। तो एक IAS 16 एक बड़ी मज़े की बात करता है, वो ये कहता है कि जनाब जब भी आपने एसेट को रिकॉर्ड कर लिया है, एसेट को आप रिकॉर्ड करते हैं किस अमाउंट के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर। लेकिन एक और चीज़ आपने देखनी है कि एसेट को जब भी कभी आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपने बस उसके ऊपर चुप करके नहीं बैठ जाना। लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं कि हमने एक AC जो परचेज किया था, उस AC की जो कॉस्ट थी दैट वाज 100,000, राइट, ओके, और उस कॉस्ट का हम लोगों ने ये किया था कि उसको हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था एज एन एसेट, राइट, ओके जी। और उसके बाद क्या किया था, एक और चीज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी, वो ये थी कि एसेट की जो आप समझ लीजिए कि जो उसकी यूज़फुल लाइफ है वो कितनी है। हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो एक एसेट की जो कॉस्ट है दैट इज़ 100,000 और हमने सोचा कि इसकी यूज़फुल लाइफ ये कितनी देर तक हमारे पास यूज़ हो सकता है, इसकी जो यूज़फुल लाइफ है दैट इज़ इक्वल टू 5 years। तो हम लोग 5 साल तक इस एसेट को अपने पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे, क्योंकि हम इसको 5 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एसेट की जो कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट नहीं है क्योंकि मेरे सर के ऊपर लिखी है, इसका मतलब नहीं है कि ये मेरी कॉस्ट और मेरी यूज़फुल लाइफ 5 years, ऐसे नहीं है। हम एसेट की बात कर रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ कि हम उसे एक एसेट की बात कर रहे हैं, उस AC की बात कर रहे हैं जो हमने परचेज कर लिया। अब वो 5 साल तक चलेगा। यूज़फुल लाइफ इज समथिंग जो कि हम लोगों ने सोचा है कि हम इसको इतनी देर तक इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हो सकता है कि उसकी एक्चुअल टोटल यूज़फुल लाइफ और हो, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे कि उसकी यूज़फुल लाइफ, जो उसकी टोटल यूज़फुल लाइफ होती है उसको हम क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग जब एक एसेट को परचेज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो हम लोग एक चीज़, कॉन्सेप्ट, एक बात अंडरस्टैंड करते हैं कि कब तक हम इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इसको 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे, 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, वट एवर द ईयर इज़। लेकिन हम लोग इनिशियली इसको यूज़ करने के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं। अब फर्ज करें कि हम लोगों ने एसेट को कॉस्ट पर रखा हुआ है और जिस साल हमने उसको परचेज़ किया है, जिस वक्त हमने उसको परचेज़ किया है, कोई हमसे पूछे कि भाई बताओ तुम्हारे पास AC कितने पड़े हुए हैं, और लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कोई और AC नहीं पड़ा हुआ, तो मैं कहूँगा यार मेरे पास 1 लाख रुपए के AC पड़े हुए हैं, एक ही AC पड़ा हुआ है। अच्छा, 1 साल गुजरता है, हम उस AC को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे साल के एंड पे आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बताओ कितने AC पड़े हुए हैं, कितनी अमाउंट के AC पड़े हुए हैं। तो हम फिर कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे कि हमने एक एसेट परचेज किया था, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, तो हम कहेंगे जनाब 1 लाख रुपए के AC पड़े हुए हैं। वो आपसे कहेगा यार ठीक है, AC तो आपके पास एक ही पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज कि आपने कोई और सेल्स या परचेज नहीं की है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि भाई वो जो AC था वो आपने 1 साल इस्तेमाल भी तो कर लिया, अब वो 1 लाख रुपए का है ही नहीं। आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो तो आपको 1 लाख रुपए का नहीं मिलेगा, आपको उसके 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। सो द थिंग इज़ कि जैसे जैसे आप एसेट को इस्तेमाल करते जाते हैं, एसेट की वैल्यू में कमी आती चली जाती है, जिसको हम कहते हैं वियर एंड टियर। वियर एंड टियर, पहनना और आंसू नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप एसेट को इस्तेमाल करते जाते हैं, उसकी हालत में जो है वो शिकस्तगी आती जाती है, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू में कमी आती चली जाती है, क्योंकि वो एसेट यूज़ होता चला जाता है। और एक चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू में उतनी कमी आती जाएगी। अब हम यहाँ पे इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो जितनी पुरानी होती हैं वो उतनी महंगी हो जाती हैं, ये नहीं हम बात कर रहे। हम लोग एक नॉर्मल, एक जनरल एक चीज़ की बात करें, ऐसी की बात करें कि जब हम लोग उसको इस्तेमाल करते जाएंगे उसकी वैल्यू में कमी आएगी, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि यार फिर इसका ये मतलब है कि हमें हर साल के एंड पे ये देखना होगा कि हमारे एसेट की एक्चुअल वर्थ कितनी, और क्योंकि वो एसेट इस्तेमाल होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू में कमी को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखें ना, बैठे बैठे हमारे एसेट की वैल्यू में कमी थोड़ी आ गई, हमने उसको इस्तेमाल किया। जब हमने उसको इस्तेमाल किया तो वो एक खर्चा भी तो है हमारा। जब हमारे एसेट के अंदर हम उसको इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और उसकी वैल्यू में कमी आती चली जा रही है, तो उसको हमें एक एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि वो भी हमारा एक एक्सपेंस है। हमारे एसेट के अंदर कमी आती चली जा रही है, खर्चा है। जैसे हम लोग
कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश पे करते हैं, कैश हमारा एसेट है, उसमें जब कमी आती है हम कहते हैं ये एक्सपेंस हुआ है हमारा। और भी सिनेरियोज हो सकते हैं एसेट में कमी के हवाले से, लेकिन हम लोग इस सिनेरियो को फोकस कर रहे हैं कि जब एसेट की वैल्यू में कमी आती चली जा रही है ड्यू टू यूजेज। एसेट किसी हादसे की वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आ सकती है। एसी में आग लग गई जनाब, कोई उसको चीज़, ऊपर वाला जो आउटडोर यूनिट था उसके ऊपर कोई चीज़ गिरी, उसकी गैस लीक हो गई, ये वो सिनेरियोज हैं, ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जो हम एक और स्टैंडर्ड में डील करेंगे, और वो स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में शामिल है इम्पेयरमेंट लॉसेस का, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का। हम लोग करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग उस तरह के सिनेरियोज में नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई एसेट इस्तेमाल होने से उसकी वैल्यू में कमी आती है। अब जब कोई आपसे पूछे कि एक साल के बाद जब मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि आप खुद मुझे बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कि जनाब ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये एसेट्स हैं, तो जब आप एसेट्स के अंदर ये बात मुझे बताते हैं कि मेरे पास एसी 1 लाख रुपए के पड़े हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये तो 1 लाख रुपए के नहीं है। तो IAS 16 ने आपको इनिशियल मेजरमेंट के साथ साथ सबसीक्वेंट मेजरमेंट के कुछ रूल्स भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करेंगे, आप दोबारा देखा करेंगे कि आपके एसेट्स में कितनी वैल्यू में कमी आई है, उसके यूजेज की वजह से उसकी वैल्यू में जितनी कमी आई है वो आपको रिकॉर्ड करनी है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इसलिए कि आप एसेट को यूज करें, जब आप एसेट को यूज करें उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, और इस वैल्यू में कमी को हम अपने एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक समथिंग दैट वी हैव एक्सपेंडेड, जो हमने यूज किया है, जो हमने खर्च किया है, तो फिर हम वो प्रॉफिट कमाने में कामयाब हुए हैं जो हमारे पास। तो जनाब सबसीक्वेंट मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ने दिया है, हम उसके ऊपर बात करने लगे हैं। स्टैंडर्ड ने कहा है कि जनाब सब्सिक्वेंटली टू द फर्स्ट परचेज से पहले, जब भी आपको बाद में जब भी कभी आप सब्सिक्वेंटली किसी भी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप एसेट को रिकॉर्ड किया करेंगे, तो आप उनको 2 मॉडल्स पर रिकॉर्ड किया करेंगे। इन दोनों में से कौन सा मॉडल चूज करना है आपकी मर्जी, लेकिन कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो स्टैंडर्ड ने बता दिए, लेकिन मैं आपको ठहर के बताऊंगा कि जनाब वो रूल्स क्या हैं, इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल चूज करना है। अभी हम दोनों मॉडल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये दोनों मॉडल्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि इन मॉडल्स को हम लोग किस तरीके से चूज कर सकते हैं, उनमें क्या रूल्स हैं, कैसे इनको अप्लाई करना है। तो जनाब 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल इज कि जनाब आप जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करेंगे तो आप एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज किया करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब आप एसेट प्रेजेंट करेंगे तो इसकी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस टिल द डेट ऑफ डेट रिपोर्टिंग डेट, उस डेट तक जिस डेट पे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उस डेट तक की डेप्रिसिएशन और उस डेट तक की इम्पेयरमेंट जो है वो आप रिकॉर्ड करेंगे और उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट मॉडल, विच सेज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो आपके पास नेट बुक वैल्यू बनेगी, जैसे हम NBV कहते हैं, या आपके पास WDV रिटर्न डाउन वैल्यू बनेगी। इन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मेजॉरिटी ये बिल्कुल एक जैसी है। नेटबुक वैल्यू भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन वैल्यू भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो द थिंग इज कि जो मॉडल आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, शायद आप पहली दफा वर्ड सुन रहे हैं। जब हम इम्पेयरमेंट लॉस के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। अभी आप इसको 0 कंसिडर करें, लेकिन कॉस्ट मॉडल में आप इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करके रिमेनिंग जो अमाउंट बचती है आपकी, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आपने पहली दफा एसेट परचेज किया, एसेट आप 1 लाख रुपए का रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब आप उसके बाद सब्सिक्वेंट टू द परचेज जब भी कभी आप एसेट को प्रेजेंट करेंगे तो आप उसको 1 लाख रुपए का कभी भी नहीं बताएंगे। आप कहेंगे 1 लाख रुपए का लिया था, 2 साल यूज कर लिया और उस यूजेज की वजह से इसकी वैल्यू में इतनी कमी आई, और फिर उसके बाद ये इसकी नेटबुक वैल्यू बनती है जिसके ऊपर एक्चुअली ये एसेट हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है। ठीक है जनाब, तो हम लोग फिर यहाँ पे कॉस्ट मॉडल को डिस्कस करते हुए इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम रीवैल्यूएशन मॉडल को देखते हैं कि वो क्या है और उसको किस तरीके से हम लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।